नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम जन संसद में। मैं हूं कवीन सचान। देश को आजाद हुए 6 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है। देश में सभी धर्मों, जातियों, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक उत्थान के लिए संसद इन सब के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जनसंसद के आज के इस खास कार्यक्रम में हम पिछले 6 दशकों में संसद के सफर और उसमें जनता की भागीदारी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अपने यहां पर मौजूद खास मेहमानों से जानेंगे कि संसद के इस सफर में अहम पड़ाव क्या क्या रहे हैं। और साथ ही बात होगी युवाओं से, जो जानेंगे कि असल में जनता का भरोसा कैसे पहले से बढ़ा है और क्या है उनके जहन में संसद और इस प्रजातंत्र को लेकर सवाल। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल एक मौजूद है। मेरे इस वक्त दाहिनी ओर में परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष बगरोडिया साहब, जो कि पूर्व सांसद हैं राज्यसभा से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं विजय बहादुर सिंह, जो कि सांसद हैं लोकसभा से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरे बाईं ओर मौजूद हैं एच के दुआ साहब, जो कि सांसद हैं राज्यसभा से। दुआ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और गोविंद प्रसाद मिश्रा जी हैं, जो कि सांसद हैं लोकसभा से। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है युवा जनता देश की, जो कि संसद के बारे में जो उसके जहन में सवाल हैं, वो क्या सोचती है संसद को लेकर, इस संसदीय प्रणाली को लेकर, और उसके भरोसे को कैसे कायम रखा जाना है, इस पर हम सवाल जवाब करें। लेकिन शुरुआत पहले मेहमानों के साथ। दुआ साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अगर पिछले 60 साल के इस दशक में देखें, 6 दशकों के इस सफर को देखें संसद की और इस संसदीय प्रणाली को, तो आप कैसे, आपका नजरिया क्या है, किस तरीके से इसने अहम पड़ावों को पार करते हुए जो देश की जनता है, आम जनता, उसके सरोकारों को सर्वोपरि मानते हुए उसकी बेहतरी के लिए काम किया? देखिए, मैंने काफ़ी साल संसद की रिपोर्टिंग भी की है एज ए जर्नलिस्ट। पहले जो पार्लियामेंट जब आई, बड़े जिम्मेवारी से अपना काम निभाती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट में कन्वर्ट की गई, विधान दिया जो डेमोक्रेसी का मूल है हमारे देश में। डेमोक्रेसी आई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कायम की गई, एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कोशिश की गई, फ्रीडम ऑफ द प्रेस गारंटी की गई। तो उन आधारों पे संसद को भी काफ़ी पावर दी गई थी। और शुरू में हर पार्टी ने इस संसद में इतनी कंट्रीब्यूशन की है और ग्रेट पार्लियामेंटेरियंस थे इस संसद में। जवाहरलाल नेहरू खुद बड़ा इंटरेस्ट लेते थे इस पार्लियामेंट में। अपोजिशन से हिरेन मुखर्जी जैसे आदमी लोग थे, भूपेश गुप्ता, हिरेन मुखर्जी, इंद्रजीत गुप्ता। लेफ्ट से और ए.के. गोपालन थे, राइट से मीनू मसानी दांडेकर थे, एच.वी. कामत थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, पीएसपी फॉरेन पॉलिसी के बेस्ट स्पोक्समैन थे। इंद्रजीत गुप्ता अपोजिशन में थे लेकिन डिफेंस में बेस्ट स्पोक्समैन थे। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस बीजेपी के थे। मधु लिमाय समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी। अगर उस ज़माने की आप डिबेट्स पढ़ें तो हमारे लिए एजुकेशन थी, जो रिपोर्टिंग इटसेल्फ बिकेम एन एजुकेशन। ये सिलसिला काफ़ी साल चला, लेकिन 20-25 साल पिछले थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई। उस वक़्त कोई ज़रा सा वॉकआउट भी कर जाता था प्रोटेस्ट में तो वो भी एक खबर बन जाती थी। तो आज वॉकआउट की कोई अहमियत ही नहीं है। सारी पार्टी हल्ला बोल देती है, वेल में चले जाते हैं, शोर मचाते हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको हाउस नहीं चलने दें। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। सो ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक डेमोक्रेसी में आप बहस करते हैं, अब बहस नहीं की जाती। जो बिल है बड़ी थोड़ी देर में पास कर दिए जाते हैं। बजट तक के लिए टाइम का डिस्कशन के लिए टाइम नहीं दिया जाता। मिनिस्ट्री की जो डिमांड है, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी शक्ति है लोकसभा खास करके, कि सरकार को खर्चे के लिए पैसा सैंक्शन किया जाए, वो लोकसभा करती है। राज्यसभा डिस्कस करती है लेकिन पास लोकसभा करेगी। लेकिन डिस्कशन में एक डेलिब्रेशन की जाती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना पैसा देना चाहिए। पॉलिसी डिस्कस होती है उसमें, बजट के अंदर भी कोई खास डिस्कशन नहीं होती। मिनिस्ट्री की जो डिमांड आती है उस मिनिस्ट्री पे डिस्कशन होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि सर पिछले
2.5 दशक में जो स्तर था बहस का वो गिरा है, और जो टूल्स हुआ करते थे विपक्ष के पास गिरा है, और बहस के लिए टाइम कम दिया जाता है, शोरोगुल ज्यादा होता है ना, शोरोगुल में, और फिर जबरदस्ती की जाती है कि अगर नहीं हमारी बात सुनेंगे तो अभी नहीं सुनेंगे तो उसको डिस्टर्ब। दूसरा, क्वेश्चन आवर जो संसद की सबसे अच्छी प्रणाली है उसको रोज स्थगित किया जाता है। जी, मैं इस पॉइंट पे भी लौटूंगा, क्वेश्चन आवर की बात होगी जब अपनी। गोविंद प्रसाद मिश्रा जी, आपने सुना दुआ साहब को, उनके अपने अनुभव को पत्रकार के तौर पर भी और एक सांसद के तौर पर भी। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, एक लंबे अरसे से आप जुड़े रहे हैं संसद के साथ। असल में जो दुआ साहब ने कहा कि पिछले 2.5 दशक में एक बड़ा बदलाव दिखा है, उस तरह की बहस नजर नहीं आती कि पहले आदमी छिटकता था, रोकता था, बहुत ही कह सकता हूं कि अहम मुद्दों पर इतनी विस्तृत चर्चा होती थी कि हर कोई लगता था कि उसे उसके ही सरोकार चर्चा हो रहे हैं संसद के अंदर। आपका अनुभव क्या कहता है और किस तरीके से आप देखते हैं पिछले 6 दशक के सफर को? निश्चित रूप से जो पूर्व में जो मूल्य स्थापित किए गए थे उसमें गिरावट तो आई है, क्योंकि जो सत्ता में रहे उनकी कार्य प्रणाली में कहीं न कहीं हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने जब राजनीतिक दल नहीं चुनी हुई जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब उन्होंने आरोप लगाया सत्ता में बैठे लोगों को और उनके कार्यप्रणाली में, तब उन मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं आज की राजनीति में काम करने वाले लोग उन संवैधानिक संस्थाओं पर ही दोष लगाना शुरू कर दिया। ये तब इस तरीके की जो बातें उठने लगी तो वो मूल्य कुछ गिरे हैं, लेकिन जहाँ तक इस देश के आवाम के लिए हमें संवैधानिक नियम कानून बनाने के काम है, उसके लिए तो हमने काम किया, सर्व शिक्षा अभियान हमने किया। तो इस तरीके के जो काम हैं इनको तो हमने इस समय लिया। एनडीए के सरकार में आपने देखा होगा कि गांव जो एक लंबे अरसे से नक्शे से विलोपित थे, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे ऐसे काम लेके और सीधे आज 1 अरब 21 करोड़ की आबादी को साथ जोड़ने से जो ऐसे कार्य हाथ में लिए गए, उससे कहीं न कहीं एक वो है, लेकिन बहस का और वो मूल्य आधार तो घटे। चलिए, आप भी मानते हैं कि जो बहस का स्तर था और जो मूल हुआ करते थे वो कहीं न कहीं पहले से कमजोर हुए हैं। विजय जी, आपका अनुभव क्या कहता है संसद के बारे में? क्योंकि संसद आमतौर पर जब शुरुआत हुई तो हर हिंदुस्तानी को, हर शख्स को ये लगता था कि उसके इलाके के जो आवाज़ है, समस्याओं की बात हो या फिर उसके विकास की बात हो, वो संसद में पहुंचेगी, वो आवाज़ बुलंदी के साथ उठाई जाएगी। क्या वाकई ये तस्वीर संसद में देखी है पिछले कुछ दशकों में, या फिर जो हमारे 2 मेहमान हैं वो कहते हैं कि नहीं, कमजोरी है इसमें? देखिए, अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो इसको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब शुरू के दशक में सन 50 से संसद का कार्यकाल शुरू हुआ तो मुश्किल से 10 या 20 एक्ट आते थे, उनमें विस्तार रूप से चर्चा होती थी। हिंदू कोड बिल समझ लीजिए, थ्रेड बेयर डिस्कशन होता था, समय भी होता था और वर्कलोड बहुत कम था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो वर्कलोड बढ़ता गया, लेजिस्लेशंस बढ़ते गए और संसद का जो समय है, वो जो काल है या सीटिंग जिसको कहा जाए, वो घटती गई। तो फास्ट फॉरवर्ड तो होगा ही, और जब फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक आएगा तो गिरावट आएगी। लेकिन ये गिरावट ये नहीं है, लेकिन ये जो अब एक रिवाज सा बन गया है कि हर चीज कानून द्वारा ही कंट्रोल हो जाती है। गवर्नेंस बाय लेजिस्लेशन से राज्य देश नहीं चलता, उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए। मैं 5 साल से मैं पार्लियामेंट में देख रहा हूँ, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि कोई बता ही नहीं सकता कितने हजारों की संख्या हो गई है। तो जब हजारों की संख्या है, जैसे इसी बार देख लीजिए, 1 महीना के लिए पार्लियामेंट खुली है जिसमें वर्किंग डेज 16 या 17 हैं जी, और 40 लेजिस्लेशन बिल हैं और 40 ऐसे बिल हैं कि अगर एक एक में डिस्कशन किया जाए तो 10-10 दिन चाहिए। जैसे फूड सिक्योरिटी बिल देख लीजिए। तो जब आप लिमिटेड टाइम में बहुत बड़ी चीज रखेंगे तो गड़बड़ाहट आएगी। इसको हम गिरावट नहीं कह सकते। आप करेंगे ओवरबर्डन है और हर चीज कानून के जरिए नहीं बल्कि उसको कैसे लागू किया जाए, इस पर ही फोकस होना। संतोष जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है,
एक और बात जो कही जाती है संसद के बारे में, जो कि कहा भी है विजय जी ने, पहले औसत 72 बिल पास होते थे हर साल, अब ये आंकड़ा 40 के करीब हो गया है। ओवरबर्डन भी है, कह रहे हैं कि हर चीज़ कानून के जरिए सामने आती है। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है, अलग अलग राज्य, देश के अलग अलग हिस्सों की जो आवाज़ें हैं, क्या वो शख्स जो कि उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में है, उसकी आवाज़ आपको लगता है कि संसद बेहतर तरीके से पहुंच रही है, वहां तक उठाई जा रही है उस अंदाज में? देखिए, एक तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है कि 72 बिल और 40 बिल, हमको उनमें नहीं जाना चाहिए, हमें क्वालिटी में जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ संसद की जो गिरावट की बात लोग कर रहे हैं, पूरे सिस्टम में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे रिलीजियस लीडर्स हो, ऐसा नहीं है। जब हमारी ह्यूमैनिटी में, मानवता में गिरावट आई है, तो आप अगर ये समझेंगे संसद उससे अलग रहेगी, ऐसा नहीं संभव हो सकता, चाहे मीडिया ही हो। तो ये जो गिरावट को हम किस तरह से लेते हैं, मैं समझता हूँ संसद में और दूसरे क्षेत्र से में जितनी गिरावट आई है उससे ज़्यादा नहीं आई है, उससे कम ही आई है। चलिए, आज भी अगर आप जी, और आपने एक सवाल पूछा कि लोगों की बातें वहाँ होती हैं कि नहीं होती, मैं समझता हूँ संसद में एमपी को बहुत तरीके से मौका मिलता है अपनी बात कहने का, अपने क्षेत्र की बात कहने का, अपने देश की बात कहने का, और वो बातें होती हैं। और जो ये डिस्कशन की बात आई है एक बिल के ऊपर, ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन होता है। तो अब स्टैंडिंग कमेटी बन गई है, अब हमको ज़्यादा डिस्कशन पार्लियामेंट में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर होते हैं सब पार्टी के। उसको थ्रेड बेयर, एक एक शब्द को डिस्कस किया जाता है और उसको डिस्कस करके फिर रिकमेंडेशन दिया जाता है पार्लियामेंट में। और जब सब पार्टी के लोगों ने यूनैनिमसली एक चीज तय करके रिकमेंडेशन दिए हैं, मैं आपको उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि हम जो एक इंडस्ट्रीज कमेटी में या इसमें एक बिल के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस मैं किया। उस पर विस्तृत से आऊंगा। आप जो बात कही कि संसद के अंदर भले ही चर्चा का वक्त कम हुआ हो या फिर चर्चा कम नजर आती हो, लेकिन उसके कई दूसरे रास्ते हैं जिन पर चर्चा होती है। जैसे कि हम बात करें स्टैंडिंग कमेटीज की या फिर जो दूसरी संसद की कमेटियां होती हैं, उन पर एक एक मुद्दे पर अलग अलग चर्चा होती है। फिलहाल यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी प्रश्नकाल की। जी हां, प्रश्नकाल जिसके जरिए हमारे साथ जो युवा और जनता है वो उस पूछेगी कि असल में उसके जहन में संसद को लेकर क्या सवाल हैं, क्या वो और चाहती है संसद से, और क्या उसकी उम्मीदें अब तक पूरी हुई हैं, किस तरीके से होंगी पूरी उम्मीदें, इस पर भी होगी बात ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जन संसद और अब बात प्रश्नकाल की। जी हाँ, जानेंगे कि संसद को लेकर किस तरह के सवाल हमारे युवाओं के जहन में हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मौजूद, लेकिन सबसे पहला जो सवाल मैं खुद शुरू करना चाहूँगा गोविंद जी आपसे, कि असल में आज के दौर में ऐसा क्यों होता है कि पहले बहस के जरिए कोई सांसद उपस्थिति दर्ज कराता था, उसमें हिस्सा लेता था, लेकिन आज वो अवरोध को ज़्यादा पसंद करता है। आज वो खड़ा होकर ये दिखाना चाहता है क्या मीडिया के कैमरों को या फिर दूसरी जगहों को कि अपने इलाके की जनता को कि या मैंने आवाज़ उठाई, भले ही उसका असर हो या ना हो। ऐसा तो नहीं होता है। देखिए, जब कभी अवरोध खड़ा होता है, कोई महत्वपूर्ण घटना हो गई या कोई अति महत्व का क्षेत्र का काम होता है, तो उसको शून्यकाल या 377 के माध्यम से हम लोग उठाते हैं, प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं और उसमें मौका मिलता है। ये जब कभी हठधर्मिता सरकार की होती है, तब एक आदमी तो अकेले एक सांसद खड़ा होकर विरोध नहीं करता, उसमें तो एक दल ही करता है। अब जैसे आज की आप घटना ले लें, हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के मसले को उठा रहे थे और सरकार उसको समय नहीं दे रही थी। तो ऐसे मुद्दे होते, इंडिविजुअल कहीं ऐसे नहीं होते कि कोई भी सांसद खड़ा होके अवरोध पैदा करे, लेकिन कभी कभी उसके क्षेत्र में, उसके प्रदेश में कोई ऐसी घटना हुई कि उसको स्थान अगर नहीं मिला तो वो उसको वहां पर अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आप कह रहे हैं कि वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका वो इस्तेमाल करता है। जी, मैं जी इनको और सबके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, सरकार नहीं देती है, चेयरमैन देते हैं।
तो इनको चेयरमैन के पास जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और हमारे साथ स्पीकर को सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। एक मिनट, दुआ साहब कुछ बोल। जी दुआ साहब, उस पर यह कहना चाहूँगा कि उसके लिए 0 आवर बना है। जो अर्जेंट चीज़ें हो जाती हैं देश के किसी कोने में ज़रूर होती हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहना कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया जाए, वो डिस्कस ही ना किया जाए, वो जबरदस्ती की जाती है। ये और अभी नहीं करते इन्होंने तो हाउस क्वेश्चन एडजर्न किया आवर्स जाता का है। नहीं पूछा है, इन्होंने अवरोध पैदा करने का अवरोध किया है। के जब चलिए मैं जबरदस्ती दुआ साहब करते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं युवाओं आज से तो हाउस नहीं और उसके चलने बाद देंगे जब अच्छा, ये नहीं यहाँ चल रहा एक है। बात और मैं कहना चाहूंगा गोविंद जी कि वहाँ व्यवस्था है कि 20 ही जीरो लिए जाएंगे, जी। और अगर उसका नहीं आया जीरो में, जी जी लॉटरी सिस्टम में, और वो जरूरी है कि उस बात को वहाँ मैं इस व्यवस्था पे आऊंगा, करे तो वो एक एक करे। करके मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हर एक के सवालों का जवाब जरूर मिले। जी आप पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ निवेटिया है और मैं 4cgame.com की तरफ से हूँ। सवाल क्या आपका सीधा? सवाल ये है, देखिए हमने अभी रिसेंटली सर्वे कराया था और जनता 20,000 देश की जनता ने हमने प्रश्न पूछा था और उन्होंने आंसर दिए हैं। मेरा सवाल ये है कि जनता ने ये कहा है, हमने उनसे पूछा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, और जनता ने कहा है कि क्लीन इमेज और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉलिटिशियंस के लिए होना चाहिए ताकि सांसद जो है सुचारू रूप से चल सके, बेहतर डिबेटें हो सके। इमेज क्लीन, मैंने इमेज जो है और मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। इसमें हमारे सांसदों की, माननीय सांसदों की क्या राय है? जी मैं ये राय लूंगा। उससे पहले एक और सवाल हमारे साथ मौजूद है शख्स, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी आपका सवाल क्या है? मेरा नाम दिलीप यादव है, मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। भारतीय संसद में जो परंपरा चल रही है, खासतौर से क्वेश्चन आवर की उपयोगिता खत्म होती जा रही है भारतीय संसद में, जो इसको सुचारू रूप से चेयरपर्सन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो भारतीय संसद में एक सत्ता और विपक्ष दोनों को एक समान विचारधारा के साथ उसको संयम से उस क्वेश्चन आवर को पूर्ण करना। उसकी जो इमेज थी, उसका जो वजूद था, वो क्या होना चाहिए? विजय जी, क्वेश्चन आवर को लेकर सवाल उठ रहा है और दूसरा इमेज को लेकर है। ये दोनों बड़े अहम पहलू हैं और बार बार इसमें चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं। ऐसा क्यों है? देखिए, जो दिलीप यादव जी ने पूछा, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, बात सही कर रहे हैं। अभी आप हमारे नवयुवक ने इन्होंने पूछा कि क्लीन इमेज और पढ़े लिखे, ये बड़ा वेग है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 30 और 35 लाख के बीच में चुने जाते हैं। वहाँ इतना कस के एक्सरे होता है, ये मशीन का एक्सरे नहीं होता, जनता ने एक्सरे करती है और वो चुन के आते हैं। और आजकल एक परंपरा हो गई है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लीन इमेज के नहीं हैं और पढ़े लिखे नहीं। ये गलत है। ये जब पार्लियामेंट में इलेक्शन होता है तो ये वेदों में भी लिखा है कि पंच परमेश्वर, जो 5 आदमी का फैसला होता है वो परमेश्वर का फैसला होता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जनता का स्कैनिंग है, उसके बाद जो हाँ। चुनकर आते हैं, उसके बाद उस पर सवाल उठाना शायद ठीक नहीं होगा। आप कुछ कहेंगे? मैं लौटूं आपके पास से पहले, लेकिन दुआ साहब जी, कई बार ऐसा होता है, हाल के दिनों में भी होता है कि जब जनता का मुद्दा, यानी जनता की कई बार राय कुछ और नजर आती है, लेकिन संसद के अंदर जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनकी राय कई बार उससे जुदा होती है। क्या वाकई ऐसा देखने को मिलता है? आपका अनुभव क्या कहता है? और पहले के दशक से अब में किस तरीके से बदलाव है सोच को लेकर? नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जनता कुछ चाहती है और एमपीज कुछ चाहते हैं, लेकिन जो गुस्सा कुछ पार्लियामेंट में आता है वो जनता का गुस्सा पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर तो यही होता है। और जो पार्लियामेंट में हलचल होती है उससे ये भी पता लगता है कि देश के किसी कोने में किस इशू पे कौन सी हलचल है। अगर वो नहीं उठाते तो वो इशू देश की नज़रों से पीछे रह जाता है, खास करके रीजनल इशूज हो जाते हैं। लेकिन सवाल जो उठा था क्वेश्चन आवर का, क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट की और मंत्रियों की अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और ओरल क्वेश्चन में कोई 20 सवाल लिस्ट होते हैं, अगर वो ठीक तरीके से जवाब दिए जाएं तो 20 सवालों पे और 150 सवाल जो होते हैं ओरल नहीं होते, रिटर्न आंसर होते हैं। हर सवाल के पीछे मंत्री को मेहनत करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर सवाल उठाए नहीं जाए और हाउस को स्थगित कर दिया जाए तो मंत्री तो निकल गए बगैर जवाब दिए। तो पार्लियामेंट का एक फर्ज है कि सरकार को या एग्जीक्यूटिव को एक जवाबदेही करार करे, लेकिन बजाय मंत्रियों को सवाल पूछने से, उनसे जवाब लेने से उनको घर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में सेशन ही नहीं होने दिया, क्वेश्चन आवर नहीं होने दिया। तो नुकसान किसका है? लोगों का है, जिनकी वजह से आप सवाल पूछ रहे हैं। एमपी जो सवाल पूछ रहे हैं उनका नुकसान है, अपोजिशन का सवाल है।
और सरकार के मंत्री निकल जाते हैं। चलिए। यहाँ सिर्फ पार्लियामेंट का सवाल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेशन में भी यही ये हो रहा होता है। और स्टेट लेजिस्लेशन तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है, 2-4 दिन के लिए मिले 6 महीने में, उसके बाद 5 महीने के बाद फिर मिलते हैं, 6 महीने में एक बार मिलना होता है। तो वहाँ और भी हालत बुरी है, जवाबदेही होती ही नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रश्न है वो बड़ा ज़रूरी है पार्लियामेंट के लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए। चलिए, आपका अकाउंटेबिलिटी वीक किया जा रहा है। वीक किया जा रहा है अकाउंटेबिलिटी को। कुछ और सवाल अगर किसी के जहन में, मैं चाहूंगा कि आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अगले राउंड की ओर आगे बढ़ें। जी मेरा नाम सोनू चौबे है। जी मेरा एक सवाल ये है कि आम आदमी जो है वो चुनाव के जो होते हैं लोकसभा चुनाव, उसके खर्चे से डर कर इसमें हिस्सा नहीं लेता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे जो सांसद लोग हैं उनके परिवार से, उनके आसपास के जो रिलेटिव्स हैं वो लोग उठकर वहाँ पहुँचते हैं, तो एक आम इंसान इसमें कैसे भागीदारी आप कहेंगे निभाएगा? चुनावी खर्च इतना ज्यादा है कि एक जो आम इंसान है उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहा है। और कहीं ना बहुत कहीं ये अहम सवाल आपका जी, है। कोई और सवाल आप किसी के जहन में? जी बताएं। मेरा नाम कुमार मौसम है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेजों में अब 75% अटेंडेंस ना होने पे उन्हें बच्चों को परीक्षा देने से रोक दिया जाता है, इस तरह संसद में क्यों नहीं सांसदों के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि अगर वो बहस में भाग नहीं लेते हैं तो उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए? ऐसा कुछ वो दूसरों के लिए नियम बनाते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल करने के लिए नियम क्यों नहीं बनाते हैं? सिर्फ रेगुलेशन के लिए कोई नियम? कोई और सवाल किसी के जहन में? जी सर, मैं ये पूछना चाहता था, मेरा नाम शिवम आर्य है। सर, की जो राज्यसभा या लोकसभा में जो बहस होती है उसमें आम आदमी की क्या भागीदारी रहती है? वो अपने आप को कहाँ तक उससे जोड़ पाता है? तो आपको लगता है कि आपके मुद्दे वहां पर नहीं उठाए जाते? जी सर। चलिए, और किसी के पास कोई सवाल? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमारे कुछ समय पहले लोकसभा में घटना हुई थी कि जिससे मीरा कुमार ने कुछ बोला भी था कि एक व्यक्ति ऐसे ही उठ के चल दिए थे। तो सर मेरा सवाल है कि जब वो जो हमारे वहाँ पे जो बैठे रहते हैं मेंबर्स वहाँ पर, वो जब हमारे जो राष्ट्रीय गीत होता है या फिर राष्ट्र के बारे में इतना नहीं सोचते, हम लोगों के बारे में वाकई सोचते होंगे इतना? बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। एक सवाल बहुत ही संक्षेप में क्योंकि ब्रेक पर जाना है। जी सर, हमारे ओपिनियन स्क्वायर सर्वे के अनुसार देश के सामने सबसे बड़ी समस्या आज की जो है वो करप्शन है, और सभी पार्टियां अक्रॉस द लाइन सभी मानती है करप्शन है, और सांसद भी यहाँ मौजूद है, माननीय सांसद है, और वे इस पे सक्षम है बात करने को। परंतु हम ऐसा क्या कर सकते हैं संसदीय डेमोक्रेसी के अंदर जिससे हम एक सोल्यूशन निकाल पाए या अपने ऊपर एक कुछ करप्शन को लेकर संसद हम क्या करें? किस तरह के कदम उठाए जाए? तो कई अहम सवाल इस हिस्से में हमारे सामने आए हैं और ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जन संसद, और ब्रेक से पहले हमने देखे जनता के, युवाओं के सवाल, और अब बारी है उन सवालों के जवाब ढूंढने की। हमारे साथ जो सांसद मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो संतोष जी, जो एक सवाल अहम आया था वो था कि असल में जिस तरीके की अब राजनीतिक व्यवस्था है और जो चुनाव लड़ने की कवायद होती है, उसमें एक आम इंसान कैसे उसमें खड़ा हो जो देखता है कि सामने इस लड़ाई में, इस कह सकते हैं कर्म युद्ध में लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, तो फिर वो इंसान राजनीति में कैसे आएगा? देखिए, एक बहुत कंफ्यूजन है शायद लोगों के दिमाग में कि ये जो डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की, खास करके पार्टी की व्यवस्था के साथ है। कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, कोई बीजेपी से लड़ रहा है, कोई एसपी से लड़ रहा है, कोई बीएसपी से लड़ रहा है। तो ये जो खर्चे की बात है, ये पार्टी के ऊपर कोई बंधन भी नहीं है, और पार्टी वाले व्यवस्था करते हैं, पार्टी के वर्कर्स भी होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अब खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और इससे जो प्रैक्टिकल बातें नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी सारी जनता मिल करके उनको सहयोग करती है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कम खर्चे में और अपना इलेक्शन लड़ लेते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। एरिया वाइज है। आम राय संतोष जी, यही हकीकत भी है कि हर आदमी अब डरता है क्योंकि खर्चा काफी ज्यादा है, यानी कि धन बल बाहुबल का हिस्सेदारी वो बढ़ती जा रही है। दुआ साहब, आप बोलते हैं, एक मिनट, आप बोलते हैं हर आदमी डरता है, और मैं ये कहता हूं कि हर आदमी टिकट के लिए लाइन लगाता है। आप अगर वो डरता है तो लाइन क्यों लगाता है? 150, 200, 1000 आदमी। मैं संतोष जी से डिफर करता हूँ इसमें। इलेक्शन में बहुत पैसा लगता है, आम आदमी शरीफ हो, लायक हो, उसके लिए इलेक्शन लड़ना बगैर पैसे के बड़ा मुश्किल है।
तो जो पैसा इकट्ठा कर सकता है, जिसकी पार्टी इकट्ठा कर सकती है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक मेरिट पे जो लड़ना चाहे उसके लिए इलेक्शन लड़ना बगैर पैसे की मुश्किल है, और उसके बाद पैसा होगा ही नहीं। ना पैसा इकट्ठे करने के लिए पार्टी या कैंडिडेट किसके पास जाता है? वो बिजनेसमैन के पास जाता है। बिग बिजनेस, तो ज़रा और पैसे मिल जाते हैं, ज़रा जो मीडियम साइज़ है उससे थोड़े कम मिलेंगे। और बाद में जब कोई वो डोनेशन कहते हैं, डोनेशन नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट होती है, तो उससे करप्शन भी बढ़ती है, जो करप्शन पर सवाल उठाया, यानी कि पूरा जो है एक सर्कल बन जाता है। और इलेक्शन का जो एक्सपेंसेस है, रिटर्न जो है, वो सारी की सारी झूठी होती है। लिमिट कम है, खर्चा ज्यादा है, चाहे कोई भी हो एमपी किसी पार्टी। चलिए, कम से कम आप ये सहमत हैं जो युवाओं के सवाल थे कि बहुत ही महंगा इलेक्शन हो रहा है, बहुत महंगा इलेक्शन है और दूरियां बढ़ रही है आम आदमी बगैर पैसे वाले के, चाहे वो अच्छा भी कैंडिडेट गोविंद जी, इलेक्शन लड़ना मुश्किल है, वो ठीक बोला। जो दूसरा सवाल एक युवा का था वो था कि असल में संसद के अंदर जब मुद्दों की बात होती है तो कई बार जनता को ऐसा लगता है कि उसके तो मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हो रही। जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है वो सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान के लिए उन पार्टियां उसी अंदाज में उठाती हैं जिससे उसको ज्यादा फायदा मिलता है। ऐसा है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जो हमारे बिल्स आते हैं, जो शासन की तरफ से आते हैं, और गैर सरकारी बिल भी होते हैं, उनको अगर देखें तो उसमें हम लोग जो समाज के लिए आवश्यक है, आम आदमी के लिए आवश्यक है, उन पर हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ये बात सही है कि उतना समय नहीं रहता, उतना समय नहीं मिलता। जैसा कि बताया कि 100 दिन संसद चल रही है, लोकसभा इतने दिन चल रहे हैं, इतने घंटे का बहस होता है, तो वो बातें हो सकती हैं कि सबकी बात ना आ पाई हो लोकसभा में, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र में के आवश्यक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आपको उसमें उतनी गंभीरता से ही चर्चा होती है और सांसद खड़े होते हैं उसके साथ। नहीं, टाइम कम मिलता है, टाइम कम मिलता है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है कि भाई, जैसे अभी हमारे बगल में बैठे मित्र ने कहा कि जिनकी अटेंडेंस या कम बोलते हैं, छोटी पार्टियां जिनमें 20 मेंबर्स हैं, उनका सर्कुलेशन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी 116 सांसद हैं, तो जो बेहतर बोलने वाले हैं तो 2-3 को ही तो बोलने का मौका मिलता है, तो बहुत सारे लोग तो बोल ही नहीं पाते। एक और अहम सवाल था, मैं उस पर जवाब चाहूंगा। विजय जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जो कहा था कि क्वालिफिकेशन, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं युवा की, जब हर जगह एक टेस्ट होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो देश की सर्वोच्च संस्था के लिए फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों ना हो? देखिए, क्वालिफिकेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। क्वालिफिकेशन माने बीए डिग्री, एमए डिग्री। क्वालिफिकेशन का मतलब है योग्यता। और इस समय जो इतने पार्लियामेंट में लोग मेंबर आए हैं, किसी को आप अयोग्य नहीं कह सकते। हाँ, ये प्रोफेसर का सिलेक्शन नहीं है कि 4 फर्स्ट क्लास हो। तो ये योग्यता एक बड़ा भ्रामक शब्द है। और जैसे मैं बुंदेलखंड से सांसद हूँ, वहाँ क्या ज़मीनी हकीकत है, वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, इन सब चीज़ का हकीकत का मुझे एहसास है। तो मैं बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। हो सकता है कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए हम योग्य नहीं हैं, और ये पूरे संसार में, वर्ल्ड में कहीं ऐसा रूल नहीं है कि साहब वो बीए पास हो, कोई सर्विस में नहीं जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। शायद यही लोकतंत्र की खूबी भी है कि इसमें आम इंसान। दूसरी चीज मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सांसद है, जो पार्लियामेंट है, वो देश का हृदय है। अगर कहीं भी चोट होती है तो धड़कन यहाँ आती है, स्पंदन होता है, और जितने बढ़िया स्पंदन होता उतनी अच्छी सांसद चलती है। चलिए, आपकी राय जो आपने दी है, क्या आप लोग सहमत हैं जो विजय जी ने कहा मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर, या कोई किसी के जहन में कोई सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन? जी, एक बात उसमें समाज सेवी, जो आम आदमी के बेस से समाज जी, मैं युवाओं को सुन लेता हूँ। जी सर, मेरा नाम विपिन दुबे है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बताना चाहूँगा कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों पहले एक मुख्यमंत्री थी जिनके बारे में जानता होगा, मैंने सुना है कि उन्हें नाम भी नहीं लिखना आता। तो उन्होंने अपने राज्य में बिहार का क्या हाल किया वो तो आप समझ सकते हैं। तो आप कैसे नहीं कह सकते कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है? आपका नहीं, क्वालिफिकेशन जरूरी है। एक सवाल जो खड़ा हो रहा है इसका, इनको ये पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले की बात बता देता हूँ कि महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री की बात बताई दादा पाटिल बोल के। उनको पढ़ाई लिखाई नहीं थी, और पुराने में तो पढ़ाई लिखाई और भी कम थी, बहुत सारे होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन वैसा मुख्यमंत्री जिसने महाराष्ट्र का डेवलपमेंट किया, वैसा मुख्यमंत्री आज भी नहीं है जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं है,
ये जैसा इन्होंने बताया, विद्वता अलग चीज है और पढ़ाई लिखाई अलग चीज। चलिए, उन्होंने वो समझते थे पल्स क्या है लोगों की, उस पल के हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट। एक सवाल और आया था, सब थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। क्वालिफिकेशन लगाना बड़ी ज़बरदस्त गलती हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सवाल बहुत डिस्कस हो गया कि क्वालिफिकेशन पढ़ाई की या और कोई क्वालिफिकेशन लगाई जाए। अगर लगाएंगे तो जो जिन पावर जब शक्ति होती है सिर्फ पढ़ाई वालों के पास होती है, दूसरों को जो गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते उनको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। सो अनइक्वल सिस्टम एजुकेशन हो। आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी चाहिए तो बिल्कुल दोनों इकट्ठे नहीं चलते। तो और ज़रूरी नहीं है जो पढ़ा लिखा हो वो मुख्यमंत्री ज्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कामराज को ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान में कई सारे इस तरह के उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं जी। एक लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो कई युवाओं ने पूछा था वो था करप्शन को लेकर। करप्शन को लेकर विजय जी आपसे शुरुआत करूं कि असल में लगता यह है जनता को कि बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, सांसद गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, संसद उतनी गंभीर नहीं जो शायद जनता की उम्मीदें हैं। देखिए, बहुत बढ़िया एंड वेरी लोडेड क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है। भ्रष्टाचार ही से सब चीज़ गड़बड़ी हो रही है। और भ्रष्टाचार को अगर देखा जाए, समय बहुत कम है, इसमें बड़ी लंबी बहस हो सकती है। भ्रष्टाचार दो किस्म का है। पिरामिडिकल भ्रष्टाचार है, अगर ऊपर से भ्रष्टाचार आता है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार ऊपर के भ्रष्टाचार को टैकल करना पड़ेगा। और अगर ऊपर का भ्रष्टाचार आप टैकल नहीं कर पाएंगे तो नीचे आप नहीं रोक सकते। मेरा कहने का शॉर्ट में मतलब ये है कि जब भी किसी भी पावर को अनगाइडेड पावर होगा, चाहे जो ऑर्डर कर दे, तो भ्रष्टाचार उसमें निहित होगा। आपको भ्रष्टाचार के लिए कैंसर के लिए की तरह आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और अगर भ्रष्टाचार आप नहीं रोक पाते तो उसमें बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, अव्यवस्था होगी और अव्यवहारिक, यानी कि आधी से ज्यादा जो बीमारियां हैं उसी भ्रष्टाचार। और आपको याद होगा इसी आपके जिस पार्टी से हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो अब नहीं रहे हैं, कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 20 पैसा गांव में पहुंचता है। ये भ्रष्टाचार का बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। चलिए, और इसको रोकना चाहिए। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने कहा था कि बामन का जो चुनाव हुआ, जैसा दुआ साहब ने कहा, और आज हम जहां 2013 में गिरावट का मतलब ये है कि इन संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जब सरकारों पर अंगुली उठाई गई और फिर सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि ये संवैधानिक संस्थाओं पर ही उंगली उठाने लगे, ये गिरावट है। गिरावट यहाँ है कि हमने स्वार्थ में, किसी दल ने आरोप नहीं लगाया। जब करें कि संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे पर ही हमला करने लगे तो उसके ये दुष्परिणाम आप करें कि सामने यहाँ पर निकल सकते हैं। और ये गिरावट खतरनाक होगी देश के लिए। जी, क्या करें आप? मैं जहाँ तक ये जो विषय है करप्शन का, चूंकि जब हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से पार्टियां करप्शन को लेके ही मुकर जाती हैं, जैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा हो, चाहे रेड्डी बंधु हो, चाहे कांग्रेस के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो भी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, जहाँ तक कार्रवाइयाँ जो करप्शन पे है वो उसकी गति बहुत धीमी है। जो भी करप्शन में के आरोप जिस भी पॉलिटिशियंस पे या जिस पे भी होते हैं उसकी कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। संतोष जी, करप्शन को लेकर जो जहन में लोग कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई तो होती है लेकिन इतनी सुस्त होती है कि उसका असर लगता नहीं कि कुछ हुआ है, क्या वाकई ऐसा है? फिर इसमें बदलाव कैसे? फिर मैं उदाहरण के लिए मेरे सब दोस्तों को कहना चाहता हूँ और सारे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पार्लियामेंट में करप्शन के ऊपर जितना फास्ट निर्णय होता है, मेरे सब में दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। आपको 12 एमपीओ ने क्वेश्चन, मनी फॉर क्वेश्चन का सवाल उठाया था, उनके ऊपर सवाल उठा, और वो भी मीडिया वालों ने जो स्टिंग ऑपरेशन है उसमें मैंने देखा कि कुछ एमपीज ने मना किया। मैं कोई व्यक्तिगत से इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको जबरदस्ती वहां ठेल दिया गया, उनको दिखाया गया और उन 12 के 12 एमपीज को पूरी पार्लियामेंट ने निर्णय लेके 1 मिनट में हटा दिया। इससे ज्यादा फास्ट निर्णय मुझे बताइए दुनिया में कभी कभी हुआ है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर हुआ है? संसद को लेकर इतना बड़ा कई कानून भी संसद से बने हैं इन हाल के दिनों में, आप कहना चाह रहे हैं? और क्या कहना कर सकते हो आप इससे? नमस्कार सर, मेरा नाम कुंदन कुमार है। मेरा प्रश्न विजय बहादुर सिंह जी से है। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर पिछले 5 वर्ष या 10 वर्ष या 20 वर्ष में पीछे जाएं
तो देखा गया है कि लगातार दागियों की संख्या बढ़ती जा रही है संसद में। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कानून बनाने की ज़रूरत है? विजय जी, ये बहुत गंभीर विषय है। इसको बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। तो ये इस समस्या को बहुत टैकल हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जिस जनप्रतिनिधि को अगर 1-2 साल की सजा हो जाए तो जिस समय सजा अनाउंस हो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और ये धीरे धीरे इसका असली फैसला जनता को करना चाहिए। लेकिन विजय जी, अब मैं कंप्लीट मैं माफी चाह रहा हूं, खबर तो ये भी है कि सांसदों की जब बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक, उसमें लोग कह रहे हैं कि संसद में कानून लाया जाए जो कि मैं बताना फैसला है इसके खिलाफ हो। मैं 3 डिकेड से ज्यादा हाई कोर्ट का वकील हूं। मैं बताना चाहता हूं अपने दोस्तों, समझिए। तो ये फैसला हुआ। मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं कि भारत की प्रजातंत्र में एक प्रणाली है कि आप अब धीरे धीरे मैंने देखा कि जितने बाहुबली थे वो इलेक्शन जीत नहीं पाते। अगर किसी पार्टी ने उनको टिकट दिया भी तो वो पार्लियामेंट में, असेंबली में आ नहीं पाते। तो धीरे धीरे जनता भी इसको हटा रही है और इसका कानून भी बन रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि किसी आदमी को अगर ये 2 साल की सजा हो तो वो डिबार हो जाता है। तो ये धीरे धीरे इसकी सफाई हो रही है, लेकिन इसका समय लगेगा। और दूसरी चीज ये देखिए, सबसे बड़ा आजकल ये है कि कोई भी जा रहा है, एक FIR लिखा दो, तो दागी तो हुआ नहीं। अगर FIR लिखाना या चार्जशीट करना ही दाग है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो हुआ नहीं। तो इस तरह से जनप्रतिनिधियों को पॉलिटिकल रीजन से चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, विजय जी, उसमें खतरा भी है, बहुत ही संभल कर, एक पतली रेखा है, उस रेखा को पार न किया। एक मिनट आप ये सुनिएगा, ये बहुत सीरियस मसला बोले हैं इन्होंने। एक सेकंड संक्षेप में जी, एकदम संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि जूरिस्प्रूडेंस में ये तो वकील हैं कि 100 आदमी जो दोषी हैं छूट जाए, कोई हर्जा नहीं, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आप जो छोटे से छोटा जो जज है उसने कोई सजा सुना दी, उसके बाद आप स्टैटिस्टिक देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक वो सजा कब तक कायम रही, और आप उस सजा के ऊपर एक MP को या MLA को बोलते हैं कि वहीं पर न उसको कोई कहीं जा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और पॉलिटिक्स में तो हमें धरने देने पड़ते हैं। धरने दिए, पुलिस ने पकड़ा, हमारे पर FIR कर दिया और हमें सजा सुना दी उस मजिस्ट्रेट ने, तो क्या मैं डिबार्ड हो जाऊंगा? ये क्या कानून हुआ? इसलिए हमारा विरोध है और इसी बात का विरोध है पार्लियामेंट में। चलिए, आपने कहा कि इसमें इसके पीछे तर्क भी है कि असल में अब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। संसद से कोई अगर संसद सदस्य है या फिर विधायिका में है और उसके खिलाफ कोई अगर केस होता है तो असल में किस तरीके से, क्या उससे वहां पर उसकी सदस्यता खत्म होती है, तो फिर ऐसे में उस इलाके की जनता जिसने उसे चुना है उसके अधिकारों का क्या होगा। छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे, रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जनसंसद आप देख रहे हैं और बात हो रही है भारतीय संसद के बारे में। 6 दशक में इस संसद में किस तरीके के पड़ाव आए हैं और आज की युवा जनता संसद को लेकर क्या सोचती है, क्या उसके जहन में सवाल है। ब्रेक से पहले बात हो रही थी करप्शन को लेकर, बात हो रही थी अदालतों के कुछ फैसले के, दागी नेताओं के संसद में प्रवेश को लेकर। दुआ साहब कुछ कहना चाह रहे थे आपकी, असल में क्या पहले से आंकड़ा बढ़ा है? और जिस तरीके के कानूनों की बात हो रही है, जो कि युवा पूछ रहे थे कि असल में कुछ ऐसे कानून हो कि दागियों की संख्या कम हो, साफ जो राजनीति हो वो। जो इलेक्शन कमीशन के फिगर आए जिनको ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कोट करती है, एफिडेविट पे डिपेंड करते हैं। मैं उसमें दो साल की सज़ा वाले उस किस्से में नहीं जा रहा, वो डिटेल की बात है। वो फिगर पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन में ज़्यादा है, असेंबलीज का भी ज़्यादा है और पार्लियामेंट का भी ज़्यादा है। तो ये चिंताजनक बात है और इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। एक तो जो मसलमैन होता है, जो लोकल माफिया का लीडर होता है, उससे सब डरते हैं, उसकी कन्विक्शन नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि विटनेस नहीं मिलते, तो उसके खिलाफ FIR कौन फाइल करेगा? कन्विक्शन नहीं होती, एक तो बाहर रह जाते हैं। पार्टियों को सबसे पहले ये चाहिए कि खुद ही कहें कि हम किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे। वो नहीं कर रही। एक पार्टी ने नहीं अभी तक अनाउंस किया कि हम किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि शुरुआत पार्टियों को करनी चाहिए थी। एंट्री पॉइंट वो है। दूसरा है जिसके खिलाफ 2 साल के चार्जेस
कोर्ट फ्रेम करती है, सरकार नहीं। पुलिस के जो चार्जेस होते हैं कभी झूठे भी हो सकते हैं, ये उनका डर है। लेकिन जब कोर्ट मजिस्ट्रेट फाइल करते हैं चार्ज और उसमें ऐसा क्राइम है जो 2 साल से ज्यादा सजा हो, उसका नॉमिनेशन पेपर नहीं लेना चाहिए जी। यानी कि ये दो आपने जो प्रावधान, दो पॉइंट है। युवाओं से पूछ लेता हूं कि क्या सहमत हैं जो दुआ साहब कह रहे हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। एक उन्होंने कहा सेफ गार्ड है जिसपे शायद रोक लग जाए इससे। मेरा क्वेश्चन संतोष जी से है। इन्होंने ब्रेक से पहले कहा था कि जो योग्य करप्शन के ऊपर बात किया था इन्होंने कि पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही है करप्शन के लिए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो नकारात्मक पहलू को लेकर इस पर विचार करे और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो जितने भी कानून पास होते हैं उसके हर नकारात्मक पहलू को क्यों नहीं सोचा। जैसे खाद्य सिक्योरिटी बिल जो है, फूड सिक्योरिटी बिल, इसके भी कई नकारात्मक पहलू हैं, इस पे भी उसे बेहतर बनाने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन ये उन कानूनों पे क्यों सोचते हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा फायदा हो। संतोष जी, युवा का सवाल है कि जहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के नफे नुकसान की बात आती है वहां पर उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको ज्यादा रेस किया जाता है, उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। नहीं, मैं समझा ही नहीं इनका सवाल क्या। वो ये कहना है कि अगर बात करप्शन की आती है, बात अगर आती है दागी नेताओं की, तो उसके लिए जो रूल फ्रेम होते हैं उसमें कहा जाता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। दागी नेताओं का जो स्टैटिस्टिक्स आया है वो तो खुद ही अपना लिखते हैं कि ये दागी है, मतलब उनको देना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, और उसमें उनका केस चल भी रहा है, किसी को सजा भी नहीं हुई है लोएस्ट लेवल पे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें लोएस्ट जो मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दे दिया वही फाइनल हो गया। अभी इन्होंने बताया मुझे 70% केसों में जो लोएस्ट ने ऑर्डर दिया वो बदली कर दिया गया, और टैक्सेशन में होता है। संतोष जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। वाला है, अगर ये सिस्टम संविधान में सिस्टम है, न्यायपालिका का है, लोअर अगर जज फैसला सुनाता है तो फिर इंतजार क्यों नहीं कर सकता एक राजनेता जब तक उच्च अदालत से उस फैसले को इसलिए इंतजार नहीं कर जा सकता। राजनेता हो या कोई हो, आप सबको जब एक दृष्टि से देख रहे हैं तो क्या तो एक दृष्टि से देखिए, या आप उनको अलग दृष्टि से देखना चाहते हैं। अगर यही बात क्या मीडिया पे लागू है, क्या यही बात दूसरे जुडिशरी खुद के ऊपर लागू है, क्या यही बात हर आदमी पे लागू हो तो राजनेता पे लागू होना चाहिए। केवल उन्हीं पे लागू होना कहां तक उचित की बात है। यानी कि सभी बराबर होंगे जी। आप मैं समझा दूंगा। एक इनसे जरा समझ लीजिए, वकील हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा बात हो रही है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे संसद में जो बहस होती है तो वो एक दूसरे पार्टी को गिराती है नीचे, वो जनता के मुद्दों को क्यों आगे नहीं रखती ज़्यादा, वो उसको गिराने में क्यों लगी रहती है। जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है या कोई और पार्टी है, वो एक दूसरे के मतलब नहीं कि टारगेट करते हैं मुद्दे से अलग हटके। मैं अभी जवाब लूंगा, आप कुछ पूछ रहे हैं। जी, जनता की एक बहुत बड़ी राय जो हमें पता चली है कि वो चाहते हैं कि सिस्टम में पॉलिटिकल फंडिंग और पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इसमें हमारे सांसदों की क्या राय है? बिकॉज मुझे ये लगता है कि इससे करप्शन और इससे जो हम बात कर रहे हैं हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन लड़ने की जो पहले बात की गई थी, दोनों पे कंट्रोल आ सकता है। जी विजय जी, मैं दोनों को जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट लगेगा। अभी जो एक फैसला आया है वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सबको स्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होता है कि उस फैसले में ये लिखा गया है कि जिसको 2 साल की अगर सजा हो तो वो डिबार हो जाएगा, उसी दिन वो कैंसिल हो जाएगा। इस फैसले में एक उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, वो नहीं नोटिस किया गया। उसमें ये लिखा है कि ये फैसला फाइनल तब होगा जब इसकी अपील भी निस्तारित हो जाए। ये देखने में आया है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब ने 10 फैसले किए हैं सजा के, उसमें 60% फैसले सेटिस्फाइड हो जाते हैं। 70। तो अब अगर कोई एमपी 2 साल की सजा हो गई उसको जनवरी में, तो वो तो सीट खाली हो गई उसकी, और फरवरी में वो जीत गया, और फरवरी में ये फैसला हुआ सुपीरियर अदालत का कि आप बेबाक बरी हैं, तो वो फिर तो उसमें पार्लियामेंट में पहुंच जाए। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में एक दफा है धारा 8(2) कि फैसला का फाइनल तब माना जाएगा जब अपील भी उसकी फाइनल हो जाए। फाइनल हो जाए। लेकिन इस पे ये एक कानूनी विवाद है, इस पे सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स है, सरकार भी गई है, ये डिसाइड। मैं दूसरी बात आपको ये आपकी बात पे वो एक कुछ रेट करना चाह रहा, मैं सवाल लेता हूं पहले। जी आप बताएं। ये बोल रहे कि 70% जो ये दिए जाते हैं, वर्डिक्स दिए जाते हैं, वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारे जुडिशरी इज कंप्लीट फेल इन दिस कंट्री।
नहीं ये नहीं इफ 7 out of 10 केसेस वर्डिक्ट चेंज हो जाती है, इसको आप यानी लोअर कोर्ट से नहीं, मैं कंप्लीट बता दूं, फेलियर इसको आप गोल्डन स्केल्स नहीं देखिए। मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जब फैसला होता है तो वो एक फैसला होता है जितना जल्दबड़ी होती है, आपने लोअर कोर्ट की अदालत नहीं देखी है, अपील में जाता है तो उसको और माइक्रोस्कोपिक देखते। और जैसा कि आपने कहा, जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कि ये जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि 100 आदमी छूट जाएं लेकिन एक इनोसेंट ना फंसे, तो उसका जांच पड़ताल बहुत गंभीरता से होती है, इसलिए वो फैसले पलट जाते हैं। इसमें कोई फेल्योर और सक्सेसफुल, ये कोई गोल्डन सोना की तरह नहीं तोला जाता। कहने का मतलब यह है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए, चाहे कानून से हो चाहे जनता से। एक और रिएक्शन ये होगा जी। जी, एक और मेरा ये सवाल है कि क्या अगर हर चीज़ में एक समय की अवधि की धारणा है, हमारे यहाँ की एक निश्चित अवधि तक ये चीज़ है, तो क्या हमारे सांसदों के लिए एक धारणा नहीं होनी चाहिए कि अगर ये 5 साल सांसद रह चुके तो एक दूसरा व्यक्ति अब अगले साल के लिए, क्या फिक्स टर्म है? हाँ, फिक्स टर्म के लिए तो ये चीज़ नहीं है कि मतलब एक बार रह गए तो दूसरी बार ना रहें। ऐसा कोई अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर कानून है तो इसके लिए भी विचार होना चाहिए कि एक बार अगर नहीं तो। जी, आप कुछ? सर मेरा सवाल ये है कि जैसे सर ने अभी कहा कि जैसे एक जो राजनेता होता है कि क्या कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के जैसे रूल जैसे आम आदमी के लिए बाकी किसी के लिए भी तो वैसे ही होनी चाहिए उसके लिए सर, लेकिन जब वो बात रहती है कि आम आदमी की या किसी मीडिया कर्मी या किसी भी और व्यक्ति की, सर नेता के पास वो पावरफुल भी तो उतना ही होता है। तो सर मेरा सवाल ये कि जब वो इतना पावरफुल आदमी है, एक नेता आम आदमी से तो बहुत पावरफुल होता ही है, तो सर उसके लिए तो होना ही चाहिए ना ऐसे रूल्स। आप कहें कि स्पेशल जो प्रोटेक्शन है उसके लिए वो उसी आधार पर कुछ कानूनी प्रावधान भी आप चाह रहे हैं? नहीं, तो वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी होना चाहिए, वो जुडिशरी के लिए भी होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। संतोष जी, जो पावर में है, ये तो नहीं कि केवल राजनेता के ऊपर होना चाहिए। चलिए, नहीं बिल्कुल सभी बराबर हों, ये एक युवाओं की कह सकते हैं सोच है जो है। दुआ साहब, एक बड़ा सवाल मैं हाल के अगर कुछ वर्षों में देखूं, सरकारों के फैसलों पर न्यायपालिका की ओर से कई बार दखलंदाजी हुई है और ये लगातार ट्रेंड जो है बढ़ा है। असल में ये क्या दिखाता है और किस तरह के खतरे के संकेत में नजर आते हैं लोकतांत्रिक अगर प्रक्रिया को देखें? वो इसीलिए मामला गवर्नेंस का है। जब गवर्नेंस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी सवाल है। स्टेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द कंट्री हर स्टेट में गिरे हैं, कोई शक की बात नहीं है। फैसले किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते, कोई भी फील्ड हो। प्रोग्रेस स्लो है, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, ड्रिंकिंग वाटर में बहुत प्रोग्रेस स्लो हुई है। तो लोग फिर PIL की जो ये धारणा शुरू हो गई है, सब लोग PIL फाइल कर देते हैं, तो कोर्ट्स को भी मौका मिलता है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अगर गवर्नेंस ठीक हो, कोर्ट्स की हिम्मत नहीं होती उसमें कि एग्जेक्टिव के काम में दखल दे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म ज़रूर हो गया है, ओवर एक्टिव नहीं होना चाहिए कि अपनी लिमिट से बाहर चला जाए। पहले एक छोटा सा फिक्रा भी कोर्ट्स कहती थी तो उसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा गंभीरता से होता था। अब बड़ी बड़ी जजमेंट्स देनी पड़ रही है कि ऐसा ये होना चाहिए। तो कोर्ट्स सरकार नहीं चला सकती, वो सरकार को ही चलानी पड़ेगी। ये बहुत अहम पॉइंट है कि कोर्ट सरकार नहीं चला सकती है, डायरेक्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सरकार तो सरकार ही चलाएगी। जो गलत है उसको पुल अप करेगी कोर्ट्स, वो कर सकती है और वो करना भी चाहिए। दुआ साहब ने कहा कि इसमें सुशांत साहब, जो हमारा संविधान है, कार्यपालिका की, व्यवस्थापिका की, न्यायपालिका की सीमाएं चिन्हित है। उन सीमाओं को जब उसको क्रॉस करेगा तो वो सीमाएं हैं कि किसका क्या काम है। कानून बनाना विधायिका का काम है और उन कानूनों का पालन कराना ये न्यायपालिका का है। लेकिन न्यायपालिका विधायिका को डायरेक्शन नहीं दे सकती, उस तरीके आदेश नहीं दे सकती, डायरेक्शन में भी, लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकती। ये हमारे भारत की संविधान की गरिमा है, व्यवस्था है। तो उन सीमाओं के अंदर रहते वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट। यही मेरा सवाल था कि असल में एक सवाल, जुडिशरी के अपने काम में भी बहुत खामियां आ चुकी हैं। एरियस के केस 3 करोड़ पड़े हैं, जस्टिस ही नहीं मिल रहा। आज भी चीफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि बड़े बड़े लोगों का केस जल्दी निपटाया जाता है, गरीब आदमी का केस नहीं निपटाया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के। आज के अखबार में खबर है ये। जो जुडिशरी पे मैं एक अलग से बात करना चाहूंगा, लेकिन जो विजय जी बार बार ये ट्रेंड बढ़ा क्यों? संतोष जी, आप लंबा अनुभव रखते हैं दोनों लोगों से, कि असल में जिस तरीके का हस्तक्षेप बढ़ा है, संसद के अंदर बात हो या फिर सरकार के नीतियों को लेकर। देखिए एक बात बता दें,
पार्लियामेंट के 3 विंग हैं पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं संविधान की, सुनिए मैं बात बता रहा हूं। पार्लियामेंट की कहा है, पहले वो 2 मिनट संविधान की सुनिए, है। 2 मिनट सुनिए, वही मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं जिससे कि जनता समझ ले। अब दिक्कत क्या हो गई है कि जुडिशरी जो है एक लक्ष्मण रेखा बनी हुई है, वो कभी कभी ओवरलैप कर जाती है। ये जुडिशल एक्टिविज्म के नाम से जब ओवरलैपिंग होती तो वहां प्रॉब्लम और समस्या होती। लेकिन जुडिशरी भी कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस होकर ओवरलैप नहीं करती। लेकिन ये जरूर है कि जहां पर व्यवहारिक काम नहीं हो पाता, जो एक्जीक्यूटिव जहां फेल होती है, तो जुडिशरी को कहना पड़ता, उतना आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। और इस पे 2 राय नहीं है कि अगर हमारी जुडिशरी भारत में न हो तो ये प्रजातंत्र काफी नष्ट हो सकता था। तो जुडिशरी को तो बनाना, जुडिशरी पे श्रद्धा रखना, जुडिशरी को इंप्रूव करना हर 120 करोड़ की एक आस्था का आप सवाल कह रहे है। हैं कि इससे जो सिस्टम हो बेहतर हुआ। संतोष जी, इन्होंने खुद ही कहा लक्ष्मण रेखा पार करते हैं, चाहे जो हो जाए, जब तक कानून बनाने वाले जैसे अपनी लिमिट में रहें, कानून लक्ष्मण रेखा न पार करें, जुडिशरी को भी पार नहीं करना चाहिए, वैसे ही ऑफिसर्स को भी नहीं पार करना चाहिए। हमारे एक साथी ने अभी, मिश्रा जी ने पहले कहा था कि पार्टी से मतलब नहीं था, कोई उन्होंने कहा कि कोई ऑफिसर कुछ बोलता है फिर सरकार उसका विरोध करती है। लेकिन सवाल ये, कॉन्स्टिट्यूशनली आपका जो अधिकार है उस अधिकार में आप रहिए तो देश ठीक से चलेगा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी। अब युवाओं से सवाल अगर किसी के जहन में कुछ है कि संसद से आप क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह की आप संसद में चाहते हैं कि चर्चा हो, किस तरह के नियम हो, और क्या और सांसदों को लेकर आपके जहन में राय बनती? जी, मेरा सवाल आरटीआई के मुद्दे पे है कि अगर हम गलत नहीं है तो हमें डर किस बात का? पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? अगर वो गलत नहीं है तो फिर वो आरटीआई के अंदर आए, जवाब दे जनता के सवालों का। आरटीआई के अंदर आना चाहिए, फिर डर किस बात का है, ये सवाल का जवाब लेंगे। जी सर, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से कैफेटेरिया में बैठकर सांसद लोग कॉफी पीते हैं, वही माहौल सांसद में भी रहे, क्योंकि सांसद में एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकते हैं और कैफेटेरिया में बैठ के साथ में कॉफी पीते हैं। जी, सर मेरा सवाल ये है कि कई बार आम बजट या रेल बजट जो भी पेश होता है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है और गांव के लोग ज़्यादातर इस बात को समझ नहीं पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार कोई अच्छा कानून भी पास करना चाहती हो या कुछ अच्छा सर जनता के लिए करना चाहती हो तो लोगों को समझ में नहीं आता। आपका भाषा वो हो जो कि आम जनता ज्यादा समझ सके। 2 चीजें युवा साहब समझना चाहूंगा जो कि हमारे युवाओं की ओर से। पहली चीज ये कि जब कैफेटेरिया में बैठकर सांसद, जब बाहर कहीं बैठकर अलग अलग पार्टियों के वही सांसद जो संसद के अंदर एक दूसरे के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आते हैं, बाहर अगर उसी भाईचारे के साथ, उसी सौहार्द के साथ मुद्दों पर डिस्कस कर सकते हैं, तो संसद के अंदर अगर ये तरीका दिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो दरअसल तरीका ठीक है, लेकिन होता नहीं है। कैफेटेरिया में इलेक्शन नहीं लड़े जाते, संसद को अपने अगले इलेक्शन की पड़ी होती है। पॉलिटिकल पार्टी अपन अगला इलेक्शन भी लड़ना चाहती है। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो प्रेशर होते हैं, डिमांड करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो कहीं गुस्से भी है, सोशल अनरेस्ट भी है कहीं से, तो उस क्वेश्चन पर जो एजिटेट कर रहा है लोगों को, वो कौन करेगा? वो सांसद करेगा। तो उस पर दूसरी गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी सरकार की हो, स्टेट में इस सरकार के, दूसरे में इस सरकार के हो, सेंटर में किसी और सरकार की हो, तो थोड़ी सी टेंशन होगी। अब ये टेंशन अगर भाईचारे से सब ठीक हो जाए तो कैफेटेरिया भी चलेगी और संसद भी चलेगी, लेकिन होता नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमारे प्रजातंत्र की गरिमा है। और जब हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो हमें ओज और तेज होता है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो मित्रवत होता है। तो ये तो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसको जरा मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचिए। जब हम अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, बट नेचुरल है कि लड़ाई का क्या तेवर होता है, लेकिन जब हम सौहार्द में बाहर आएंगे तो हम गले मिलेंगे। ये भारत के प्रजातंत्र की और संस्कृति की गरिमा है। चलिए, एक छोटा सा संतोष जी जो कहा है उन्होंने, इस पे एक छोटा मेरे समझ में नहीं आया कि आप बॉक्सिंग रिंग में हम जा करके भाईचारा करेंगे। नहीं, मैं कुछ, अरे भाई, हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात अगर नहीं कहेंगे पार्लियामेंट में तो कहाँ कहेंगे? और नहीं कहेंगे तो आप बोलेंगे आप बोलते नहीं। अगर हम सब मिलकर गले मिलेंगे तो फिर अपोजिशन क्या हुआ? मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, मुद्दे ऐसे हैं, मैं
हंसी मजाक में इस सीरियस आर्गुमेंट को नहीं लेना चाहता इसमें। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें नेशनल कंसेंसस होनी चाहिए, जैसे टेररिज्म है, सिक्योरिटी का इशू है, फॉरेन पॉलिसी का इशू है, न्यूक्लियर वेपन्स का इशू है, पार्लियामेंट के चलाने का इशू है। इस पे कंसेंसस होनी चाहिए कि इन इशू पे डिफर नहीं करना चाहिए। बाकी जो 1.2 बिलियन पीपल है, 81 करोड़, कितने इशू है, जितने मर्जी झगड़ा करो, चाहे कैफेटेरिया में भी करो, पार्लियामेंट में भी करो, जो असली मुद्दे हैं उन पे कंसेंसस जरूर होनी चाहिए। पॉलिसी पे आप कम्युनिस्ट और बीजेपी को एक कैसे कर सकते हैं? हिम्मत नहीं है आपको करने की। कैसे कर सकते हैं? करिएगा, करिएगा। चलिए, करते नहीं है, हम वहाँ घृणा कर सकते हैं, संतोष जी आप करते नहीं है, व्यक्ति से नहीं कर सकते। मुद्दा यहाँ पर फिलहाल मैं खिलाफ क्यों नहीं हो सकता? दुआ साहब, मैं उम्मीद करता हूँ जरूर है, लेकिन हो सकता है जिस संसद को लेकर सबसे ज्यादा सवाल ये उठता है कि वहां पर अवरोध और बहस उस स्तर की नहीं होती है, कम से कम वो चीज यहां ना दिखे। वक्त की कमी है, लेकिन हमने कोशिश की तमाम सवालों को हमने समाहित करने की कोशिश की। करते नहीं है। दुआ साहब, मैं माफी चाहूंगा और कार्यक्रम को हमें रोकना है, खत्म करना है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह से सांसदों ने राय रखी है और सांसद ये चाहते हैं कि किस तरीके के नियम है, उन नियमों में बेहतरी के साथ काम हो सकता है। लेकिन युवाओं के सपने कुछ और हैं, उनकी उम्मीदें कुछ और हैं। उम्मीद यही कर सकते हैं कि अगले कुछ वर्षों में संसद युवाओं की इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगी और जो स्तर बहस का गिरा है या फिर जो सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों को जल्द ही उनका निस्तारण होगा, वो सवाल ओझल होंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।